अपना इंडियन पॉलिटी का लेक्चर चल रहा है जिसमें अपनों ने सारा जो संविधान पढ़ने का ठाना हुआ है कि हम सारे संविधान के सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड सारे पढ़ डालेंगे। पार्ट से स्टार्ट किया था, पार्ट्स में एक पार्ट के अंदर कितने आर्टिकल हैं सारे मैं एक एक क्लियर आपको करती जा रही हूँ। पार्ट 5 पे हम पहुँच चुके हैं। पार्ट 5 के मैंने आपको बताया था कितने आर्टिकल अभी पार्ट 5 में, ये भाग 5 में कितने आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये बताओ जरा, कितने आर्टिकल है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक सारे आर्टिकल हैं किसमें, भाग 5 में, जिसमें से मैंने आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आपको क्लियर करवा दिया था। ठीक है जी, दो आपके पार्ट, क्योंकि भाग 5 के अंदर ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, अटर्नी जनरल, अपनी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और अपना सुप्रीम कोर्ट और कैग आता है। ठीक है जी, ये सारे यूनियन गवर्नमेंट के क्या हैं, नुमाइंदे हैं, ये आएंगे आपके। उसमें क्या करते हैं आप कि हर जो टॉपिक उठाया, जैसे मैंने आज उठाया अपना प्राइम मिनिस्टर और इसका जो मंत्री परिषद है वो सारा उठा लिया मैंने। इसके कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे तो मैं सारे ही करवाने वाली हूँ, वो करने हैं। और प्रधानमंत्री अब से मतलब 1950 से, यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक कौन कौन बन चुका है, किसकी किसकी क्या कोई विशेषता रही है, वो हमने अभी देखना है। देखिए ज़रा, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जो करंट हमारे पीएम है, उनका तस्वीर, कौन नहीं जानता इनको। हाँ जी, तो ये लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं जो आज़ादी के बाद से लेके अब तक जो हमारे जितने भी पीएम बने हैं। हाँ, गुलजारी लाल नंदा क्या कार्यवाहक है, इस चीज़ को याद रखना, पहले कार्यवाहक थे। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, पीएम से रिलेटेड जो आर्टिकल आपने याद रखने हैं 74 से लेकर हम 78 तक चलेंगे आज की डेट में। 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक क्या होगा, कौन होगा भाई, मतलब एक मंत्री परिषद होगा और उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष बनेगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद जो 5 है ना, उसके 5 भागों में आपको डिटेल में याद करना है, 1 2 3 ऐसे करके। 75 भी रिलेटेड किससे है, पीएम से रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंशिएट है। इसमें क्या बोला है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा। ठीक है, और उसका प्रमुख कौन होगा, पीएम होगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब किया है संविधान में, आप क्या बताओगे, 74 में किया हुआ है। ठीक है जी, 75 में लिखा है इसका नियुक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सारे आर्टिकल खोल खोल के हमने याद करने, इसी तरह से देखने अपना। 76 में आज नहीं कराऊंगी क्योंकि ये अटर्नी जनरल से, इसका पूरा लेक्चर वीडियो अलग से मिलेगा आपको। और 77 यूनियन गवर्नमेंट के कार्यों से संबंधित है, तो इतना अपने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ये भी मैं साथ में आज ही क्लियर कर दूंगी। हाँ, 78 क्या कहता है, 78 कहता है कि जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री है ना, अपने सारे कामों की सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो आपके जो आर्टिकल हैं वो किससे रिलेटेड है, आपने ये ध्यान में रखना है, पीएम से कौन कौन से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो ये डिटेल में करेंगे आज, अपन ध्यान कर लीजिए अपना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए पीएम की बात करते हैं। कहते हैं यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है जी, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है, 74 और 75 में किया गया है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है भी, जिसका वर्णन संविधान की किताब में वो लिख कर गए हैं, जिसका वर्णन कहाँ पे है, संविधान की पुस्तक में है, उसे बोला जाता है। ठीक है जी, जिसका जैसे उपराष्ट्रपति का नहीं था तो वो संवैधानिक नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। 74 के बारे में पढ़ लेते हैं, एक नहीं आएगा वैसे यहाँ पर, 74 अकेला है, 74 अकेला ही रखना आपने, ये यहाँ पे नहीं लिखना। 74 क्या कहता है
कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। भी राष्ट्रपति की काम करने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री होंगे, सारे मंत्री और उन मंत्रियों का जो हेड होगा, मॉनिटर होगा, आप कहते हैं ना क्लास में मॉनिटर बनाते हैं, वो कौन होगा? वो पीएम होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 75 के देख लेते हैं ध्यान से, इसके पार्ट्स पढ़ने हैं अपनों ने। 75(1) में क्या लिखा है? कहते प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है जी, लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और फिर प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद जब उसको शपथ दिला दी जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है कि ये मैं इतने मंत्री हैं, इनको मैं अपना ये मंत्री पद देना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है। तो आपने बताना है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी कौन सा अनुच्छेद है? क्या बताओगे? 74 बताओगे या 75(1) बताओगे? क्या बताओगे? 75(1) आएगा। इसमें तो लिखा है सिर्फ पद होगा, ऐसा कह सकते हैं। 75(2) में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत क्या रहेंगे? अपने तक कार्य करते रहेंगे। मतलब कहने का ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक कार्य करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जितने भी वो बनाएगा, वो सारे के सारे जब तक राष्ट्रपति चाहेगा ना, जब तक काम करेंगे, उसके प्लेजर पे डिपेंड करते हैं। 3rd में क्या कहा गया है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। मतलब कि पूरा मंत्री परिषद जो इतना बनाया है ना, उसमें एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सारे लोग क्या हैं उसके काम के लिए सारे सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। जैसे मान लो मेरी एक टीम है, ठीक है जी, मेरी टीम में एक बंदा कोई ढंग से काम नहीं करता, तो अपने काम के लिए सिर्फ ये नहीं कह सकते ये तो हमारी टीम के इस मेंबर ने किया, नहीं, हमारी टीम ही पूरी की पूरी आंसरेबल होती है। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब है। तो जो हमारी जितने भी मंत्री परिषद के लोग होंगे ना, उसमें से चाहे कोई एक मंत्री कोई काम करे, आंसर सबने देना है, आंसरेबल सारे होंगे, उत्तरदायी सारे ही होंगे। वो एक इकाई के रूप में काम करते, पूरी एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। ठीक है जी, कहते हैं 74 क्या कहता है? पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। आर्टिकल 75 में जो 4th पार्ट है वो किससे संबंधित है? कि आपका जो प्रधानमंत्री है ना, वो शपथ लेगा और इसका मंत्री और गोपनीयता को बनाए रखेगा। अब सुनो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति बताइए शपथ लेता है किस आर्टिकल के तहत? 60 के तहत। इसी तरह से उपराष्ट्रपति आपका शपथ लेता है किसके तहत? 69 के तहत। इसी तरह से राज्यपाल का पूछेंगे 161 के तहत। इसी तरह से प्रधानमंत्री का पूछ लिया, बताओ भी प्रधानमंत्री शपथ लेता है किस आर्टिकल के तहत? बताओगे आप 75 4 पार्ट इसका। ठीक है जी, 75 में क्या लिखा है? कहते मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अवश्य है, संसद का सदस्य बनना अवश्य अनिवार्य है, नहीं तो उसको अपना पद छोड़ना होगा। मतलब जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करेगा? सलाह देगा भी हाँ इनको मंत्री बना दो। अगर मान लो उसने ऐसे मेंबर को बना दिया जो क्या है, अभी संसद का मेंबर नहीं है लेकिन उसको मंत्री पद दे दिया कोई, ठीक है जी, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद का मेंबर बनना पड़ता है, नहीं तो उसका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, उसका जो पद है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो ये सारे के सारे 74 वाला आपको है, प्रधानमंत्री की पद की चर्चा है, मंत्री परिषद की चर्चा भी 74 में है। ठीक है जी, और नियुक्ति 75A में। आप इस तरह से ये 5 याद करोगे, ये डिटेल में याद करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे बढ़े
हाँ जी, कहते हैं 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ, ठीक है जी। कहते यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करके रखना और याद करना। कौन सा संशोधन? 91 नंबर का। कब हुआ? 2003 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के जितने टोटल मेंबर है उसका 15% सिर्फ मंत्री बनाने हैं। पहले क्या होता था, इससे किसी भी चाचा, भतीजा, मामा, फूफा, नाना, दादा सबको क्या करते थे, कोई ना कोई मंत्री पद दिए रखते थे, कोई लिमिट नहीं थी। तो इससे क्या है, देश का नुकसान हो रहा था। फिर एक ये बनाया गया कानून कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, एक लिमिट रखो। 15% लिमिट है किसकी? लोकसभा के मेंबर्स की। कितना? 15% सीटों के ऊपर क्या करेगा, इतने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 76 रिलेटेड टू एजी अटॉर्नी जनरल से, ये नेक्स्ट आपको क्लास मिलेगी। हाँ जी, 77 क्या कहता है? केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है जी, केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन कैसे कैसे होगा और कौन कौन सा मंत्रालय कौन संभालेगा, इससे संबंधित है। और राष्ट्रपति इससे संबंधित क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? कहते प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, 78 ध्यान रखना, कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो अब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद अपने कार्यों की सूचना किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को देता है? तो 78 के तहत देता है। इतने आर्टिकल हमें डिटेल में याद रखने हैं, एक एक बात को ध्यान में रखना है इन आर्टिकल से संबंधित। आगे बढ़े। हाँ जी, भाग अपना 5 चल रहा है, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चल रहा है अपना। ठीक है जी, ये हम आर्टिकल आज इसके डिस्कस कर रहे हैं। कहते राष्ट्रपति भारत का वैधानिक ड्यू ज्यूरो प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वास्तविक प्रमुख कौन है हमारा? अपने प्रधानमंत्री है। और नाम मात्र के कौन है? हमारे राष्ट्रपति। औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्य का प्रधान, पूरे भारत का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। सरकार का हेड कौन होता है? तो आपने ये बात को ध्यान में रखना है। अगर पूरे भारत की बात की जाए, इन राज्यों का सबका हेड कौन है? कौन कहलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी बात करें, कौन है उसका हेड? क्या बताओगे? पीएम बताओगे। इस बात का ध्यान में रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 53 में लिख कर गए हैं जो प्रेजेंट से संबंधित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित तो होती है। ठीक है जी, वास्तविकता कुछ और है, संविधान में कुछ और है, यानी वास्तविक रूप से कुछ और चल रहा है। 74 कहता है के अनुसार, ये आपको बार बार याद कराने के लिए ये बार बार फिर से आ रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद में नहीं तो होती हैं। मतलब वास्तविक जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? कौन है भी हेड? पीएम है। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास चली गई? प्रधानमंत्री के पास चली जाती। अंतर राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का नाम चलता है लेकिन एंजॉय कौन करता है पावर्स को? मंत्रिपरिषद, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। हाँ जी, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? मैंने आपको सारे आर्टिकल तो समझा दिए, 74 समझा दिया, 75 समझा दिया, 77 और 76 तो हमारे से इससे डिफरेंट है, अलग रह जाएंगे। और 78 में क्या करना है? प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद अपने कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। अब बात आती है कि जो ये मंत्रिपरिषद बनने जा रहा है, ठीक है जी, जो मंत्रिपरिषद बनेगा प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्रियों को। उसका गठन कैसे होता है? क्या होता है इसके अंदर? ये मंत्रिपरिषद बला क्या है? देखते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों
कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। ये बात को समझो भाई। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, लेकिन किसी को भी इसका डिफरेंशिएट नहीं पता होता। बहस में सारे उलझ जाते हैं, लेकिन कभी किसी को पता ही नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र राज्य मंत्री कौन से होते हैं, उप मंत्री कौन, इनको आज हम समझेंगे। ये फिर से वही आगे छोड़ दो इसको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 75(1) में अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कर देगा। ठीक है जी, हो गया हमारा। प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। इस बात को कर लो अंडरलाइन। क्या? विधायिका, जहां पे विधान बनते, कानून बनते हैं, और कार्यपालिका, दोनों, इनका प्रमुख कौन होगा? कौन होगा? अपना पीएम होगा। तथा मंत्रियों व राष्ट्रपति के बीच में संवाद के लिए सेतु का काम कोऑर्डिनेट कौन करता है? पीएम करता है। कौन करता है भाई? सारे मिनिस्टर और अपना राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? कड़ी को काम कौन करता है? अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री करते हैं। वास्तव में इन दोनों प्रकार की नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। अब सुन लो ध्यान से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। लेकिन अब ये राष्ट्रपति की अपनी मर्जी नहीं चलती, इसमें कुछ लिखा हुआ है, कानून है इसके बारे में, कुछ बात लिखी हुई है। सुनो ध्यान से कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को, लेकिन कैसे, क्या बात है, सुनो ध्यान से। कहता है लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ऐसे थोड़ी ना कि राह चलते हुए ला भी आप इधर आओ प्रधानमंत्री बनाए आपको, नहीं, ऐसा नहीं। कि लोकसभा में जिस दल, वोटिंग मास जनरल इलेक्शन के बाद जो क्या है, जिस दल को बहुमत मिलेगा, मेजोरिटी से जो पार्टी जीत के आएगी, ठीक है, उसके नेता को क्या बना दिया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की अपनी मर्जी थोड़ी ना, ये तो देखना ही पड़ेगा ना उसको कि ये बहुमत दल से जीते हुए पार्टी का नेता है, उसको बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। एक बात नोट करो यहां पर, कहते हैं यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ तो तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास हो। अपने विवेक का क्या करेगा? यूज करेगा और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, मतलब जो स्पष्ट बहुमत सिद्ध करने का विश्वास रखता हो। ठीक है जी, जब कौन सी कंडीशन? जब किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी, मंत्रियों का चयन। अब प्रधानमंत्री तो समझ में आ गया नियुक्त कैसे होगा, बहुमत दल के नेता को क्या बना देगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देगा। लेकिन जो बाकी मंत्रियों को नियुक्ति वो कैसे होगी? ध्यान से सुनो। कहते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अब सलाह देगा कि इसको बना दो, लिस्ट बना के दे देगा। अपने पद की शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को देता है। ठीक है जी, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त कर दिया, क्या? प्रधानमंत्री, उसको शपथ भी दिला दी। आर्टिकल 75 के पार्ट 4 में ये बात लिखी हुई है शपथ के बारे में। ठीक है जी, फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा? नाम लिखेगा, पर्चे पे नाम लिख दिया, ये इसको ये विभाग देना है, ये इसको ये विभाग देना है। ठीक है जी, लिस्ट बना ली, विभाग कौन सा देना है? रक्षा मंत्रालय किसको देना है, गृह मंत्रालय किसको देना है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय किसको, रेल मंत्रालय किसको, ये लिस्ट बना लेगा और किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा कि ये भाई मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, मेरे मंत्रिपरिषद में डालना चाहता हूँ। ठीक है जी, राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा, चुपचाप साइन कर देगा, ये मेरे साइन है, ये मैं हूँ राष्ट्रपति, ये मैंने साइन कर दी। ठीक है जी, हो गया। ठीक है, इस तरीके से आगे। अब मंत्री बनने के लिए क्या कंडीशन है? सुनो ध्यान से। कहते मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। समझ में आ रही है बात? ना तो लोकसभा ना राज्यसभा संसद का मेंबर नहीं भी है तो भी प्रधानमंत्री उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति को सुजेस्ट कर सकता है, भाई इस व्यक्ति को क्या बना दो, मेरे मंत्रिपरिषद में डाल दो। आगे ठीक है जी, डाल दिया, प्रधानमंत्री की बात सुन ली।
आगे क्या होता है, परंतु मंत्री बनने के बाद संसद का सदस्य न होने पर उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का क्या बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर एक ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया, मंत्रिपरिषद में ले लिया जो दोनों ही सदन का क्या है, मेंबर नहीं है। कहते ठीक है जी प्रधानमंत्री जी, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर लो, इस व्यक्ति को कोई ना कोई सदन में होना चाहिए, कोई ना कोई हाउस में होना चाहिए, मेंबर बनना है पार्लियामेंट का इसने। ठीक है जी। 75 आपको पता, मैंने याद करवाया था, 5 पार्ट है इसका। कहता है उस उक्त अवधि में अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अगर मान लो 6 महीने में संसद का मेंबर नहीं बन पाता तो उसे अपने पद से क्या है, त्याग पत्र देना होगा। ये कंडीशन है एक मंत्री बनने के लिए, मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए। ठीक है जी। आगे एक नोट करने वाली बात क्या है, कहते AR चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 के मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तथा एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है, उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में आपने रखना है। समझ में आ गया? प्रधानमंत्री कैसे बनता है, उसके जो साथी होते हैं मंत्री परिषद वो कैसे बनते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी। और ये एक नोट कर लेना कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति वही पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन मतलब उसका वो बन चुका है, मंत्री बना हो, लेकिन दोबारा उसको नहीं बनाना। हाँ जी। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ना एक मंत्री मंडल और मंत्री परिषद, इन दो शब्दों को ना एक जैसा ही नहीं समझना। कई तो ऐसे मंत्री भी ऐसे होते हैं नमूने, उनको ये खुद को नहीं पता होता कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर क्या होता है। ये ध्यान से समझने वाली बात है। मंत्री कितने तरह के, 4 तरह के। कौन कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री होते हैं। अब सुनो ध्यान से, जो मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल, इसमें कौन कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है जी। और इसी में आपका प्लस कर दो PM। अब इस 2 तरीके के लोगों को, एक PM को और कैबिनेट मिनिस्टर को मिला के क्या बन गया? मंत्रिमंडल बन गया। एक ये गोला आपने ध्यान रखना है। एक बड़ा गोला इसके ऊपर और खींचो। ठीक है जी। ये गोला किसके लिए? मंत्री परिषद के लिए। अब इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये स्वतंत्र प्रभाव क्या होता है मैं समझाऊंगी अभी। स्वतंत्र प्रभार वाले। ठीक है जी। उपमंत्री। बात समझ में आई? अगर आपसे मंत्रिमंडल की बात करें तो सिर्फ कौन कौन? कैबिनेट मिनिस्टर और PM। और अगर मंत्री परिषद की बात करें तो आप बोलोगे सारे ही मंत्रिमंडल पूरा का पूरा ये गोला, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, इन सबको मिलाकर, पूरे को मिलाकर क्या बनेगा? मंत्री परिषद बनेगा। तो इस चीज को भूलना नहीं है आपने। ठीक है जी। ये आपके समझ में आ गया। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर और आपके PM। मंत्री परिषद में बाकी सारे, और सबको मिला के, यानी कि सबको मिला के क्या बन गया? मंत्री परिषद बन गया। इस तरीके से आपने इस चीज को याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। मंत्रिमंडल कौन कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर प्लस PM। ये आपका हो गया क्या? मंत्रिमंडल हो गया। और मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद का ऐसे है। इसमें आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, इस तरीके से आपने याद करना है। ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन इस चीज में नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में समझाऊंगी कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं। ठीक है, ये डिटेल में करते हैं आगे। समझिए ध्यान से। 4 तरह के मिनिस्टर बता दिए मैंने आपको। ठीक है जी।
कैबिनेट मिनिस्टर, समझ लो इसको। कहते हैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है, ठीक है जी, मान लिया। कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं, मान लिया जी, ठीक है। यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं ले सकते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे ना, उनको बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं और ये क्या है, अपने जो विभाग के निर्णय लेने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, ठीक है जी। तो राज्य मंत्री कौन होते हैं देखते हैं। कहते प्रत्येक विभाग में, यानी कि जैसे मान लो ये है, ये क्या है आपका वित्त मंत्रालय, सपोज करो ये आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है जी। कहते प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, इसी विभाग में एक क्या है, राज्य मंत्री, इसी विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, मान लिया जी। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक है, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गया ना आपका, कैबिनेट मंत्रालय आपका कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, इसका कौन सहायता करेगा, राज्य मंत्री करेगा। वित्त मंत्रालय क्या है, कैबिनेट है, ठीक है जी। इसकी सहायता करने के लिए कौन है, एक राज्य मंत्री है, इसका इसके अंदर ये सहायक है। यह हर एक राज्य में नहीं होता। राज्य मंत्री वर्ड से कंफ्यूज मत होना, राज्य मतलब ये स्टेट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वो वाला राज्य नहीं बाबा, वो वाला राज्य नहीं, विभाग संबंधी, विभाग की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक है, ऐसे रक्षा मंत्रालय, एक विभाग का, उसके बारे में है ये। यह हर एक विभाग में होता है, समझ गए, हर एक विभाग में क्या होगा, राज्य मंत्री होगा, ठीक है जी। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या हो गया, समझो। कहते जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। मान लो वित्त मंत्रालय का जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो एब्सेंट है, तो अब ये क्या करेगा, क्या करेगा, इसका काम संभाल लेगा, स्वतंत्र प्रभार हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कुंडी नहीं है कोई भी। ऐसे कहते हैं ना, स्कूल में जैसे प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल का काम कौन संभालता है, उसका जो सहायक वाइस प्रिंसिपल होता है वो संभालता है। एक समझाने की जैसे एग्जांपल दे रही हूँ। पहला ही कौन सा, कैबिनेट, ये कैबिनेट है, एक विभाग है उसका, जिसका नाम क्या है, वित्त मंत्रालय, उसका एक सहायक है कौन, राज्य मंत्री। अब जो राज्य मंत्री क्या करेगा, मान लो किसी तौर पे ये एब्सेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर एब्सेंट है, तो ये काम संभाल लेगा, तो ये क्या बन जाएगा उस टाइम पे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसे ही बोलते हैं। और कंडीशन क्या है, जब कैबिनेट मिनिस्टर ना हो तब ये कंडीशन है। आगे देखें, उपमंत्री, यह सबसे छोटा स्तर का मंत्री है, यह राज्य मंत्री का सहायक होता है। मतलब इसका सहायक कौन, इसका सहायक उपमंत्री, इसका सहायक कौन, उपमंत्री होता है, ठीक है जी। यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। रिमार्क सुन लो यहाँ पे, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं, ठीक है जी। जैसे मान लो स्कूलों में क्या होता है, मान लो 8th क्लास का इंचार्ज नहीं आ रहा है, एक हफ्ते के लिए नहीं आएगा, तो 9th क्लास के इंचार्ज को क्या बोल देंगे कि आप ऐसे करो, 8th क्लास की अटेंडेंस ले लिया करो, आप एडिशनल उसका काम दे दिया आपको, समझ रहे हो बात को, एडिशनल काम दे दिया, यानी कि अतिरिक्त प्रभार दे दिया। ऐसा भी होता है जब एक विभाग का दूसरे विभाग को कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है, मतलब गृह मंत्रालय किसी एक और दूसरे मंत्रालय को सौंप दिया जाए, तो बस समझ लो क्या है, एडिशनल दे दिया। जैसे एक गवर्नर है किसी राज्य का, उसको एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर भी बनाया जा सकता, उसको एडिशनल क्या दे देंगे, काम दे दिया जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से अतिरिक्त प्रभार वाले भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका, जो मैंने अभी आपको बताया, मंत्रिमंडल, जिसमें कौन होता है, बताओ कौन होता है, पीएम होता है प्लस कैबिनेट होती है। इसका हेड कौन होगा, इसका हेड होगा पीएम आपका, और इसका जो आपका मैंने बताया मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद, इसमें राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, और इन सब का भी हेड कौन ही होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, दोनों का ही हेड कौन होगा, पीएम होगा। कहते सुपर कैबिनेट
अर्थशास्त्री के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है जी, ओके गुड, अच्छी बात है। हाँ, ये क्वेश्चन आपने ध्यान से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था और मेरा गलत हुआ था, तो मुझे दिमाग में खटकता है ताकि मैं आपको अच्छे से कराऊं। कहते हैं जो संविधान संशोधन 44 हुआ था 1978 द्वारा, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया, जबकि संविधान के मूल पाठ में इस शब्द को स्थान नहीं दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू एक काम और भी हुआ था, बताओ, फेमस है, मतलब काम तो और भी हुए थे, फेमस है वो वाला, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, है ना, फंडामेंटल राइट से वहां से हटा दिया, भाग 12 में कहाँ पे 300A में शामिल कर दिया गया उसको। ये बात भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया, आर्टिकल कौन सा, 352 में। 352 किससे संबंधित है बताओ भाई? हाँ, इमरजेंसी से, नेशनल इमरजेंसी से। तो मूल संविधान में ये वर्णन नहीं था इसका। कैबिनेट ही प्रत्येक मामले पर निर्णय लेता है। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सबका सामूहिक नाम है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह, समझा ही दिया, ये भी हो गया हमारा। आकार में मंत्री परिषद बड़ी होती है, बड़ी होगी भाई। कैबिनेट में कौन है? पीएम और कैबिनेट है, ठीक है। और मंत्री परिषद में राज्य मंत्री भी है, कैबिनेट भी है, पीएम भी है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी हैं, उप मंत्री भी आगे, तो सारा का सारा मंत्री परिषद बड़ी हो जाएगी। मंत्रिमंडल छोटा होता है, बिल्कुल छोटा है, क्योंकि कैबिनेट और पीएम ही है इसमें, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली होता है। कैबिनेट क्या है? जिसमें मंत्रिमंडल है, पीएम है, ये ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल कौन है? कैबिनेट प्लस पीएम, यानी कि मंत्रिमंडल। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि वही शासन की नीति का संचालन करता है। इस बात को ध्यान में रखना कि वही शासन की नीति को क्या करता है? संचालन करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मंत्री परिषद के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। कहते हैं मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वह मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्री उत्तरदायी होती है। अंततः मंत्री परिषद किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? पूरी टीम, यानी कि एक इकाई के रूप में काम करते, एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हो आप लोग सारे। कहने का मतलब ये, अगर एक मंत्री के भी खिलाफ अविश्वास मतलब पास हो जाता है तो सारे मंत्रियों को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। आगे बढ़े। हाँ जी, इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है तथा सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्री चाहे जिस भी सदन से हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा। आपको ये देखना है कि चाहे मंत्री कौन से भी सदन का है, ठीक है जी, चाहे राज्यसभा का ही क्यों ना, लेकिन आंसरेबल किसके प्रति है? सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और पर्सनली, व्यक्तित्व की उत्तरदायित्व किसके प्रति हो गया? आप राष्ट्रपति की। ये दो बातें ध्यान रखना। कलेक्टिवली मंत्री परिषद आंसरेबल है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर हो। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात कि पर्सनली अगर आंसरेबल होंगे तो वो राष्ट्रपति के प्रति आंसरेबल होंगे आप लोग। आगे देखते हैं मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। ये मंत्री परिषद बना ली हमने, कैसे इसके रूल होते हैं, कैसे एक मंत्री बनता है, कैबिनेट क्या होती है, मंत्री परिषद क्या होती है, हमने सब समझ लिया। अब देखते हैं काम के बारे में। कहते हैं मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करता है। पता है हमें ये बात। तो इसकी बैठक प्राय सप्ताह में एक बार होती है। जो ये मंत्री परिषद है ना, इस एक हफ्ते में एक बार मीटिंग जरूर करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम, राज्य मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री हफ्ते में एक बार मीटिंग करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री किसी भी समय बैठक बुला सकता है। हाँ जी, बुला सकता है, बिल्कुल। कहते हैं मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। पता ही है हमें, दोनों का ही क्या हेड होता है?
पीएम होता है, उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। अगर किसी कारण से वो खुद नहीं है तो वो बोल के जाएगा, अरे भाई तू मेरे बाद में काम संभाल लेना, होता ना ऐसे, वो वाला। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं होता, मतलब कि बैठक के लिए कंपलसरी नहीं है कि इतने मेंबर प्रेजेंट होने, जितने भी हो इनका कोई रूल नहीं है। हाँ, लेकिन जो अपना लोकसभा राज्यसभा इनकी मीटिंग के लिए कोरम बनता है, 1/10 बनता है, कोरम बनता है इनका कि मेंबर इतने होना जरूरी है, 1/10 मेंबर होना जरूरी है मीटिंग करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में। लेकिन मंत्रिपरिषद की मीटिंग के लिए कोई कोरम नहीं है, इस चीज का ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही प्रत्येक मामले पर निर्णय लेता है। प्राय सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। कहते हैं मंत्रिपरिषद की ओर से कौन लेता है? मंत्रिमंडल या कैबिनेट क्या करता है? सारे मसलों पे डिसीजन लेता है। मेन क्या हो गया? कैबिनेट हो गया आपकी, वो लेती है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। मतभेद की अवस्था में, मान लो कोई बात पे, मुद्दे पे, ये सारे क्या है, मंत्री बैठे हैं, बात हो रही है, तो कोई इसका किसी मत के ऊपर विरोध हो जाता है, कुछ कहते हैं हम इस फेवर में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी कहते हैं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या है देखते हैं। कहते हैं मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पे लिया जाता है, वोटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, वोटिंग का मतलब जिस चीज के जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होंगे, हाँ में, फेवर में कितने, अगेंस्ट कितने, उस हिसाब से वोटिंग कर लेते हैं। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों को संयुक्त निर्णय माना जाता है, और बहुमत से निर्णय ले लिया और चाहे वो दूसरे जो अगेंस्ट थे उनको भी सहमति जतानी पड़ती है बाद में। ठीक है जी, ओके। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं होता, मतलब कोई ऐसा मंत्री है जो सहमत ही नहीं हुआ, ठीक है जी, बहुमत से इलेक्शन भी करवा लिया किसी बात के ऊपर, फेवर में अगेंस्ट करवा भी लिया, लेकिन उसके बाद भी वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने माननी ही नहीं ये बात, ठीक है जी, तो क्या कर दो, त्याग पत्र दे दो अपना, उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। सर्वप्रथम 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने, तथा इसके बाद डॉक्टर मथाई और श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों से मतभेद होने के कारण त्याग पत्र दे दिया था। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण भी कौन से विभाग का कौन सा मतलब हेड होगा, पीएम की इच्छा अनुसार होता है। ठीक है जी, ये 4 व्यक्तियों के नाम याद कर लेना जिन्होंने क्या किया था, मंत्रिमंडल में मतभेद होने के कारण क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया था। ठीक है जी, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, ये हमने पढ़ ही लिया। वह लोकसभा में बैठ सकता है, ठीक है जी, किसी भी हाउस का है चाहे राज्यसभा का है, लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। पर्सनली किसके प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति के उत्तरदायी, और कलेक्टिवली सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होता है। अंततः पीएम की मृत्यु त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग है और जब नया पीएम पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मतलब कहने का मतलब है पीएम की मृत्यु हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया तो पूरे का पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, फिर नया पीएम इलेक्शन होगा, नया पीएम बनेगा, फिर नया मंत्रिपरिषद बन के आएगा सामने। ये है कहने का मतलब। आगे बढ़े। हाँ जी, तो आजादी से लेके अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी, 1947 से लेके 64 तक। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 15 सालों का कार्यकाल, 3 कार्यकाल निभाए थे। कहते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी अपने कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी, आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है जी। गुलजारी लाल नंदा मतलब अंतरिम यानी कि कार्यवाहक थे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन के आते हैं। ठीक है जी, अंतरिम कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था इनका। ठीक है, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के समय। गुलजारी लाल नंदा प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे।
गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार कार्यवाहक बने थे, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद। फिर जी आपके इंदिरा गांधी, कहते भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है जी, वेरी गुड। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है जी। और फर्स्ट फीमेल जो आपकी पीएम बनी थी, फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर, क्या बताओगे? इंदिरा गांधी, 3 बार कार्यकाल निभाया था इन्होंने। कहते हैं मोरारजी देसाई 1977 से 1979 सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष के और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। इनसे पहले की या तो मौत हो गई थी या कार्यकाल पूरा हो गया था, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और हाँ, 81 वर्ष है इनकी आयु, इतनी उम्र में जाके ये प्रधानमंत्री बने थे, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। मतलब सीधा सीधा याद रख लो कि चरण सिंह जी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में पैर नहीं रखा। पैर रखा मतलब अधिवेशन में ही नहीं गया, सीधी सी बात है, ट्रिक है याद कराने की। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान हत्या हुई थी, ठीक है जी, 1984 ब्लू स्टार जो अपना हुआ था उसकी घटना के बाद। तो अगला फर्स्ट फीमेल भी यही थी और इनका हत्या की गई थी, असैसिनेटेड किया गया था, असैसिनेटेड बोलते 31 अक्टूबर 1984 में। उनके बाद उनका बेटा राजीव गांधी ने कार्यकाल पूरा किया था, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, 40 वर्ष, ठीक है जी। सबसे ज्यादा के कौन थे? मोरारजी देसाई 81, डबल ही कर लो, ये 40 के थे, वो 81 के लगभग डबल ही हो गए, मोरारजी देसाई जो ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बने। विश्व प्रताप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। इनके प्रति क्या प्रस्ताव पेश हो गया था? अविश्वास, पास हो गया था। विश्व अविश्वास, विश्व प्रताप अविश्वास, इस तरह से आप याद कर लो। चंद्रशेखर आराम से आए, चले गए। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव मतलब इनका कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में समझ लेते हैं। दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे ये। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996, सबसे छोटा कार्यकाल इनका था। सबसे छोटा कार्यकाल की बात की जाए तो इनका था, ठीक है जी, 17 दिन, याद रखना इस चीज को। कई कई बुक्स में आपको 13 दिन में मिलेगा, 17 दिन ही बनते हैं, चेक कर लेना चाहिए। आगे है एच.डी. देवेगौड़ा, दक्षिण भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, ठीक है जी। आप इस चीज को, डाटा आपको सारा ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। डाटा आपने सबने याद करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार है भी इसके बाद कौन बना, या सीक्वेंस पूछ लेंगे, या आप क्रम में बिठाइए, क्रम के अनुसार बताइए। तो भैया आपको सीक्वेंस में सारे पीएम को याद तो करना पड़ेगा और इसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, इसका करना ही पड़ेगा। इंद्र कुमार गुजराल पूर्व सोवियत संघ में यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे, ठीक है जी। आगे है अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उससे पहले कि कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत से हटते जा रहे थे। आगे है डॉक्टर मनमोहन सिंह, हरमन प्यारे सबके पहले सिख भी थे ये। भारत में उदारीकरण, ठीक है जी, जो व्यापार का उदारीकरण है, इसके जनक थे ये जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता, प्रथम मुख्यमंत्री थे जो सीधा प्रधानमंत्री बन गए, कहां से? गुजरात के थे ये जी। आगे है नरेंद्र मोदी अब तक चले आ रहे हैं, अब तक एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले। यहाँ पे निर्वाचित शब्द है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पहली बार तो सर्वसम्मति से ही बना दिए गए थे ना, इलेक्शन तो नहीं, और वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे बढ़े, काफी डिटेल में है चैप्टर लेकिन क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, ठीक है जी। मतलब प्रधानमंत्री सलाह दे सकता है किसको? राष्ट्रपति को, भी इसे हटाओ, इसे बर्खास्त करो, ठीक है जी, अपनी सलाह दे सकता है
किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही उसको त्याग पत्र देने के लिए कहेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये पढ़ लिया हमने। जब तक प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ लिया। और अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री की मौत होगी या किसी कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, वो कोई मंत्री काम नहीं कर पाएगा उसके बाद। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्जातीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग, ये प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया था ना 2015 में, उसके हेड होते हैं। ये सारे आपने याद करने हैं। भारत राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर राज्य परिषद, इसके सारों के हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? कितनी चाहिए भी? 25 चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, संविधान में तो ये बात कहीं लिखी ही नहीं हुई कि 25 साल की होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की लिखा हुआ 35 चाहिए, उपराष्ट्रपति की भी लिखा हुआ 35 चाहिए, इनकी तो लिखा नहीं हुआ। क्या लिखा हुआ फिर? कैसे पता लगा कि 25 होनी चाहिए? सुनो ध्यान से, मैं बताती हूँ। कहते 25 वर्ष वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्या लिख के गए हैं वो? कहते कि राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। तो छोटी कौन सी होगी? 25 ही होगी ना, मिनिमम तो 25 ही बन गई। आप इस चीज को याद रखोगे। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वह 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का कार्यकाल प्रधानमंत्री बने रहे थे। क्या याद रखोगे इस चीज को? मतलब सबसे लंबा कार्यकाल किसने निभाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कितना? 16 साल 9 महीने 12 दिन का कार्यकाल निभाया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे बढ़ते हैं। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन, 17 दिन कर लो यहाँ पे 17। मैंने कहा था ना कई बुक्स में आपको 17 में मिलेगा, कहीं पे 13 में मिलेगा। आप क्या कर लो, इसको 17 कर लो। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, चरण सिंह हो गया। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री, विश्वनाथ प्रताप, मैंने बता दिया। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई 81 साल की में, और कब? 1970 में, और गैर कांग्रेसी थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 40 वर्ष की आयु में, ठीक है जी, 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बताई दिया। भारत में 3 मंत्री प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जी की 64 में, लाल बहादुर शास्त्री जी 66 में, इंदिरा गांधी 84 में। इस तरह से आपने इन चीजों को याद रखना है। आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन 1 लाइनर सीधे सीधे यहाँ से बन के आते हैं। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ क्या है? अविश्वास लाने के लिए मत डालना था, लेकिन उससे पहले क्या कर दिया? दोनों ने रिजाइन कर दिया। आगे बढ़े। विश्वासनाथ प्रताप सिंह और HD देवेगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्याग पत्र दिया था। इनके खिलाफ तो चलो वोटिंग होने के बाद किया इन्होंने त्याग पत्र, इन्होंने वोटिंग होने से पहले ही दे दिया। किसने किसने? चरण सिंह ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने। विश्वनाथ ने और HD देवेगौड़ा ने बाद में कर दिया, विश्वास मत डलने के बाद। आगे है, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। गुलजारी लाल नंदा 2 बार जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है जी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से ताशकंद में हुई थी।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया, मुंह ही नहीं देखा उन्होंने संसद का, ठीक है जी, अपने चरण नहीं डाले। कहते भारत के 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु, ये बार बार आ गया। आगे राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लोकसभा के चुनाव के दौरान हुई थी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के 40 वर्ष में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी 1984 में और मोरारजी देसाई 1977 में, याद रख लेना। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो इसके आगे, ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी, गैर कांग्रेसी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस बात को स्टार लगा लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उप प्रधानमंत्री का पद वैसे संविधान में दिया नहीं हुआ, आपने करना है लेकिन। एक कार्यकाल में सबसे कम समय 17 दिन तक, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे बढ़े, चलो। राजकुमारी अमृत कौर किसी एक विभाग का सबसे लंबी अवधि तक नेतृत्व करने वाली केंद्रीय मंत्री थी, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। इस चीज को याद रखना, केंद्रीय मंत्री में सबसे लंबा समय निभाने वाली कौन? राजकुमारी अमृता कौर। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी अभी तक तो 2 बार है। आगे देखो क्या बनता है। हाँ जी, उप प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। कहते हैं इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है, उप प्रधानमंत्री का जिक्र ही नहीं है, ये तो खुद क्रिएट किया गया एक डेजिग्नेशन था। कहते हैं यह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया पद है। जब पीएम देश से बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। क्या करोगे? जब प्रधानमंत्री क्या हो, देश से बाहर हो, तो ये क्या नियंत्रण रखेंगे। जब उप प्रधानमंत्री नहीं होता तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है, ठीक है जी। उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना, जैसे पीएम अपना शपथ लेता है आर्टिकल 75 का भाग 4 के अनुसार, ठीक है जी, शपथ का बना हुआ है, लेकिन जो उप प्रधानमंत्री है वो एज ए मिनिस्टर के तौर पे ही क्या लेता है? शपथ लेता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किंतु व्यवहारिक दृष्टि से वह प्रधानमंत्री के दूसरे स्थान पर होता है। ऐसे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री का दर्जा भी कहा जा सकता है, मतलब कि प्रधानमंत्री के 2nd नंबर वाला मिनिस्टर बोलेंगे इसको। उप प्रधानमंत्री को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते, कोई अधिकार ऐसे प्राप्त नहीं होते इनको। वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी संपादित कार्यों को करता है, ठीक है जी, उसके काम करता है। कब? किसके? पीएम जब नहीं होता, छुट्टी पे गया होता है या एब्सेंट होता है। प्रधानमंत्री की छुट्टी नहीं होती, मजाक कर रही हूँ। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करता, ठीक है जी। आप ये भी ध्यान, ये स्टार लगा लो बात को, कहीं आपको लगे भी उप प्रधानमंत्री आ जाएगा अगर मृत्यु हो जाएगी तो, है ना, त्याग पत्र नहीं जी, पूरी भंग हो जाएगी, दोबारा होगा इलेक्शन, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात मंत्री परिषद का क्या हो जाएगा? विघटन कर दिया जाता है। अब तक कुल 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया जा, अब तक 7 मंत्रिमंडल ने, 7 यानी कि लोकसभाओं ने जितने भी बने 7, उसमें से 7 में से उप प्रधानमंत्री बनाए थे और अब ये पद नहीं है। किंतु अब तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 है। 7 ऐसे पीएम हुए हैं जिनके साथ में 8 डिप्टी पीएम ने काम किया। एक के साथ में ना 2 पड़ गए थे, एक के साथ में 2 जिलों ने कर लिया था, वो आगे मैं दिखाती हूँ कैसे। 7 मतलब कि लोकसभा जब सरकार बनती है उसने क्या किया था? अपने उप प्रधानमंत्री भी बनाए थे। वो कौन कौन सी कब का वो दिखाती हूँ आपको, ठीक है जी। 7 थे प्रधानमंत्री जिनके साथ 8 उप प्रधानमंत्रियों ने काम किया था। अब बोलोगे मैम 7 प्रधानमंत्री और 8 उप प्रधानमंत्री कैसे? एक ने 2 रखे थे अपने, एक प्रधानमंत्री ने 2 रख लिए थे, इसलिए ऐसा हो गया,
आगे बढ़े, कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं अभी। कहते हैं इसका कारण यह है कि 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 2 प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को नियुक्त किया था। समझ के बात को, आगे देखते हैं। चौधरी देवीलाल को 2 बार वीपी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। समझ गया बात को। तो ये हमारे हैं भारत के उप प्रधानमंत्री, ठीक है जी। ये इनका टाइम पीरियड, यहाँ पे गलती होगी, उप प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था, प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऐसा बताना आपने। अब तक कितने बने हैं, 8 बने हैं। 8 क्यों 7 ही बोलोगे, वैसे तो देखो चौधरी देवीलाल 2 बार बन चुके हैं। फिर उसके बाद है श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पे कौन, मोरारजी देसाई। फिर आपकी मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पहले ये क्या थे, डिप्टी पीएम थे, फिर ये प्रधानमंत्री बन गए। इनके आगे कौन, जगजीवन राम, ये सीनियर थे, ये जूनियर थे इनके। फिर चौधरी चरण सिंह के समय पे चौहान साहब को बनाया, YB चौहान को। फिर आपके विश्वनाथ प्रताप जी ने चौधरी देवीलाल को, चंद्रशेखर ने भी चौधरी देवीलाल को, और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाया था। और ये अंतिम थे। पहला और लास्ट आपको याद रखना जरूरी है, और कोई हो डीप स्टडी करने वाला वो सारे याद रखेगा, ठीक है जी। यहाँ तक अपना तो सारे के सारे मैंने आपको पीएम और डिप्टी पीएम के बारे में डिटेल से चैप्टर करा दिया है। इससे अगला जो टॉपिक होगा हमारा एजी के बारे में होगा। आर्टिकल 76 करेंगे हम डिटेल में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।